हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड के होम साइंस के चैप्टर यानी गृह विज्ञान का चैप्टर जो है 6 पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें आपने पढ़ा है पीछे कि संतुलित आहार क्या होती है। लेकिन अगर हमसे पोषण स्तर अगर सही नहीं हुआ तो कहते हैं कि यहाँ तक कि इवन व्यक्ति की जान तक भी चली जाती है अगर पोषण स्तर सही ना हो तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरा चैप्टर आपने देखा है। तो इसको आप मिस मत कीजिए। इसमें बहुत कुछ जानने को हमारे लिए है कि पोषण स्तर में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे फूड वेव हो, फूड ठीक है, फूड चैन हो, जो भी हो, आहार श्रृंखला जो भी हो, सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। पोषण स्तर का निर्धारण। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आप अपना या अपने दोस्तों का पोषण स्तर कैसे जानेंगे। किसी व्यक्ति के समूह के पोषण स्तर को निरूपित करने की प्रक्रिया को पोषण स्तर निर्धारण माना जाता है। आप कुछ सामान्य तरीके से अपना एवं दूसरे के पोषण स्तर को जान सकते हैं। जैसे पहला यही आता है बात शारीरिक माप द्वारा, दूसरा है भोज्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण के निर्धारण द्वारा, तीसरा है पोषण तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचान द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो यही आता है शारीरिक विकास। कहते हैं आप जानते हैं कि शिशुअवस्था से प्रारंभिक काल में शरीर की वृद्धि तेजी से होती है। अंत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। वृद्धि को शारीरिक भार या लंबाई को माप कर निर्धारित किया जा सकता है। एक बच्चे का एक निश्चित उम्र में एक निश्चित शारीरिक लंबाई एवं भार होती है। दूसरे शब्दों में बच्चों में जो है शारीरिक लंबाई व भार पोषण स्तर को दर्शाने वाले संकेत भी हो सकते हैं। तो इस संकेत से ही हम उसके पोषण स्तर को निर्धारित करते हैं। आप कैसे जानेंगे बच्चे की सामान्य लंबाई व भार क्या है? यह मानक भार व लंबाई दी गई है जिसकी एक निश्चित उम्र में प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ये संकेत कहलाते हैं। अंत तक दर्शाए गए बच्चों की लंबाई एवं भार संकेत लंबाई भार से कम होने की स्थिति में वृद्धि को मद माना जाता है तथा हम कह सकते हैं कि बालक कुपोषण से ग्रस्त है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक आयु अगर 1 रहेगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी
76 सेंटीमीटर होना चाहिए और भार जो होगा 10 किलो होगा। ठीक है, लड़कियों में थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहता है, कम ही रहता है, जो आप सिंपल सा देख सकती हो। और मान लो कोई 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको 90 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और कम से कम 15 किलो वज़न होना चाहिए। लड़कियों में थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है, लड़कों के रिगार्डिंग। तो इसी तरह से जो दर्शाया गया, आप ऐसे पता लगा सकते हो कि बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है या नहीं है। ये साफ शब्दों में आपको समझा देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा उनकी लंबाई भी बढ़ता जाएगा और समय के साथ बदलता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जब बच्चा 18 साल का होगा तो उसका कम से कम लंबाई जो होना चाहिए 176 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और इसका भार जो होना चाहिए 68 किलो होना चाहिए, जो कि सामान्य रहता है। लड़कियों में इससे कम ही अपेक्षा की जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको समझना चाहिए। इसे आप समझ भी सकते हो। उसके पश्चात है सीता, 4 साल की है, उसका भार 12 किलोग्राम एवं लंबाई 99 सेंटीमीटर है। देखिए कि उसका पोषण स्तर के विषय में बताइए, उसके भार व लंबाई की 4 साल की लड़की से तुलना कीजिए। दर्शक आदर्श के रूप में उसका भार 16 किलो एवं लंबाई 101 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका अर्थ है उसका पोषण स्तर कम है एवं उसे कुपोषित मानना चाहिए। दूसरी तरफ यदि यह विशेष रूप से भार लंबाई निर्धारित संकेत से अधिक है तो वो अतिपोषण या भार भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला जो टॉपिक दोस्तों हमारे समक्ष है वो है आहारीय अंतर्ग्रहण। आहारीय अंतर्ग्रहण जो है कुपोषण के प्रकार के दूसरा पॉइंट है। तो कुपोषण के प्रकार जो हम कर रहे हैं उसका दूसरा पॉइंट है आहारीय अंतर्ग्रहण। कहते हैं यह निर्धारण का दूसरा माध्यम है। आपको याद होगा कि शरीर के स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। पोषण स्तर के निर्धारित करने के लिए जो पिछले 24 घंटे में लिए गए खाद्य पदार्थ का रिकॉर्ड भी जरूरी है। कहते हैं इस जानकारी के लिए दिए गए चित्र 6.3 और 4 तुलना भी कर सकते हैं आप। चित्र में दिए गए आहार जो है वयस्क पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए उपयुक्त है। परोसे गए भोजन की मात्रा विभिन्न कार्य समूहों के लिए अलग अलग होती है। संतुलित जो है करने पर यह पता चलता है कि वह व्यक्ति सामान्य अनुशिक्षित आहार ग्रहण कर रहा है या नहीं। आहार की मात्रा व्यक्ति को सामान्य पोषण स्तर है अथवा नहीं, इससे साफ साफ दर्शाता है। आइए आपको पोषण स्तर के निर्धारित करने वाले तरीके जानते हैं। कहते हैं एक निश्चित दिन में खाए गए आहार और कच्चे खाद्य पदार्थ की मात्रा उसे ग्राम में लिख लें। भोजन को विभिन्न आहार एवं समूह में बांटकर उनकी कुल मात्रा निकालें। अंत में विभिन्न समूहों के अंतःशीलता एवं ग्रहण आहार की मात्रा की उसकी उम्र एवं लिंग के अनुसार तुलना करें। तो इसे आप स्पष्ट कर सकते हो कि व्यक्ति को कितना जो है आहार चाहिए। यदि ग्रहण किया गया आहार अनुशोषित आहार से मिलता है तो यह सामान्य पोषण स्तर दर्शाता है। इसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के पोषण स्तर पर निर्धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे इस बॉक्स में भी दिखाया गया है कि बासा जो है 5 ग्राम, तेल, शक्करा, ठीक है, इसी तरह से जो हमारा है और भी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। दूध व दूसरे से बने पदार्थ, ठीक है, ये दालें, सब चीज़ें जो होती है विशिष्ट होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे लिए उतना ही अनिवार्य होता है। सब्जी, ठीक है, 100 ग्राम से 4 गुण होती है, इसे फल से 100 ग्राम से ये प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सारी बातें को जो है दर्शाया गया है। अनाज एवं मिलेट में इतनी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो पिरामिड जो आपको मैंने दिखाया था वो वयस्क पुरुष के लिए था। ये पिरामिड जो है वयस्क स्त्री के लिए है, जिसमें वाशा और शकरा के साथ तुलना किया गया है। तो आप दोनों के जो है फ़र्कों को समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही विशिष्ट रहती है। कहते हैं इसमें किस तरह से मात्राएं जो है दी गई है, किस तरह से मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, उनको कितने ग्राम में लेने की आवश्यकता है। ये पुरुष स्त्री के लिए है कि हम इस तरह से पिरामिड बना के उनको जो है भोजन के संतुलित आहार दे सकते हैं और उनको जो है प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और मान्य रखती है। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि अतिरिक्त अंश महिला जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कैसे दिया जाना चाहिए। वसा, तेल, दूध, फल, हरी सब्जी, ये सारी चीज़ें होती है। धूमपान कराने वाली को लिए अनाज, दालें, वसा, तेल, दूध, फल, हरी सब्जी। महिलाएं पत्तेदार सब्जियां भी लेना बहुत पसंद करती हैं। इसमें धूमपान के लिए 6 से 12 माह के मध्य धीरे धीरे सामान्य आहार के लेना चाहिए, ठीक है। जो वृद्ध महिलाएं होती है फल, एक अनाज, मिलेट कम
कर देना होना होता है। तो इस तरह से जो है वयस्क सूर्य के लिए जो है संतुलित आहार उपलब्ध होना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। उसके पश्चात जो है पोषण स्तर के कारक पे जो है तीसरा कारक ये है कि पोषण तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों की पहचान द्वारा। देखिए, पोषण तत्व की कमी के कारण कई प्रकार की बीमारियां जो है होती है। कहते हैं आप विभिन्न पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संकेत एवं लक्षणों से भी व्यक्ति का जो है पोषण स्तर निर्धारित कर सकते हैं। शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी के अल्प पोषण स्तर को दर्शाता है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, पहले ही पढ़ा है। और आहार से प्राप्त पोषक तत्व यदि आवश्यकता से कम मात्रा में लिए गए हो अथवा शरीर द्वारा उसका जो है भली भांति उपयोग न किया गया हो तो शरीर में जो है पोषण असंतुलित कर सकते हैं। ये शरीर में पोषण तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण विटामिन ए मध्य प्रकाश में सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर विटामिन ए आपकी कमी है तो आपको सामान्य दृष्टि की प्रॉब्लम रहती है। यदि आपका आहार आवश्यक विटामिन ए प्रदान नहीं करता है तो शरीर में विटामिन ए की कमी हो सक जाती है। यह आपकी आंखों को सामान्य जो है क्रिया को प्रभावित करेगी। उदाहरण स्वरूप आप रात में देख पाने में सक्षम नहीं होंगे, यानी रतौंधी जैसे बीमारी आपको हो जाएगा तथा आपको धुंधला सा नज़र आने लगेगा। तो कहते हैं अगर कोई तरह के पोषण तत्व कमी हो जाता है या कोई भी, तो आपको कई प्रकार की बीमारी जो है जो आपको देखते ही है, जो आपको बेशक नुकसान ना पहुंचाता हो लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे आपको ने देखा रतौंधी जो होता है रात्रि को हमें देखने में प्रॉब्लम आती है। एक तरह से भयंकर बीमारी भी नहीं कही जा सकती, लेकिन कहते हैं कि छोटी बीमारी भी इंसान को जान लेने के लिए काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रोटीन जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीएम। देखिए, पीएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि पीईएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आप कह सकते हो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें जो है ये पीएम जो है ग्रसित हम उम्र बच्चा अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में नाटा और पतला होगा, छोटा होगा और पतला होगा और अपने आहार में आवश्यक ऊर्जा व जो है प्रोटीन नहीं ले रहा होगा। इस प्रकार के शारीरिक अंतर पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को संकेत भी है। ये रोगों को विशिष्ट संकेत सूचक है। अंततः ये अन्य पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों के पहचान में सहायक भी होता है। तो ये जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है आम बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये जो है बच्चे बिल्कुल ही आपको पतले दिखेंगे और नाटे दिखेंगे, यानी छोटे दिखेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। देखिए, तत्व की कमी से होने वाले रोग का कैसे पहचानेंगे, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों के क्या परिणाम होते हैं, कुछ हम देखते हैं और विचार विमर्श इस पर करते हैं। सबसे पहली बात तो वही आती है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीईएम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में मैंने तो आपको बताया भी है, ठीक है। कहते हैं पीएम हमारे पीईएम यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हमारे देश की प्रधान पोषण समस्या है। यह किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन यह मुख्यतः बच्चों को प्रभावित अधिक करती है। यह निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, जैसे ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी की वजह से, भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से, यानी जो है प्रोटीन हमें नहीं मिल पाती है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो होती है आजकल के समय इतनी महंगाई हो गई है ना कि प्रोटीन जो होता है अमीर घरों में ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। आप जहाँ समझ सकते हो कि आजकल मांस, मछली, मीट, दूध, पनीर इतने महंगे हो गए हैं कि शायद जो है आम गरीबों के लिए मिलना संभव ही नहीं है। कहते हैं दूध आजकल जो है 50 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है, और हम जो है दूसरे देशों की तुलना करते रहते हैं कि हमारे दूसरे देशों में तो 200 पहुंच गया। और दूसरे देश को तो छोड़िए दोस्तों, अपने देश को देखिए ना। जो आप कहते हैं ना, आप अपने घर को नहीं देखिएगा, पड़ोसी के घर में जाके पहचानिएगा कि उसमें है। सरकार की नीतियों से तो इतना मुझे महानता दिखती है ना कि कह ही नहीं सकती। दूध आए दिन जो होता था रेट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आज कहाँ 50 से 100 भी आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा, और वो भी आप जो खरीदते हो वो भी ओरिजिनल होती नहीं है। उसमें भी कहते हैं आधे से अधिक पानी मिला होता है, जो बच्चों के लिए, जीवन के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे बताओ कि मैं गलत बात बता रहा हूँ। कहीं से भी दूध ले लो आप, अपने अगर अपने पास अगर रखते हो, गाय भैंस रखते हो, तो चलो आपका पास तो दूध जो होगा वो शुद्ध होगा, लेकिन कहीं से भी देख लो
आप बड़े बड़े कंपनियां देखते हो, वो जो होते हैं पास्चुराइज करके दूध आपके समक्ष भेजते हैं, जिसमें फैट निकाल दी जाती है, जिसमें सारे मिनरल्स निकाल दिया जाता है, और आपके पास सिर्फ एक छाछ के रूप में जो दूध है पैकेट में सील बंद हो जाता है। और वो भी कोई सस्ते नहीं देते हैं, वो भी आपको 25-35 के आसपास ही रेट होता है। आप देख सकते हो कि हर राज्य में हर तरह के रेट पाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि हम गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं, यानी उनको प्रोटीन से दूर होते होते ले जा रहे हैं। तो सरकार अपने आप को क्यों पीठ थपथपा रही है कि हम देश के भलाई कर रहे हैं, देश के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में आगमन करवा रहे हैं और अपने देश से प्रोटीन जैसी चीज़ों को हम विलुप्त करते चले जा रहे हैं। सारे प्रोटीन जो होते हैं हम विदेशों को सप्लाई करेंगे, हमारे देश में जो है आम गरीब बच्चे उसको सैनिक बना के भेज देंगे। तो सैनिक भी बन के क्या पाएंगे वो, जब वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, कमज़ोर उनकी हड्डियां होंगी, तो कैसे आप कंकालों को वहाँ पर भेजोगे क्या रक्षा करने के लिए? तो सरकार को इस बात पे गंभीरता सोचने की ज़रूरत है कि गरीब बच्चे ही एक अच्छे सैनिक बन जाते हैं, अगर उनके पास पोषण की तत्व की कमी रहेगा तो वो क्या देश की रक्षा करेंगे? आप सिर्फ बोल देते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। ठीक है, आप इतने तरह से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आए दिन जो होते हैं टैक्स बढ़ा रहे हो, आप अपना जेब भरने के लिए तो कर रहे हो, लेकिन देश में जो गरीबी फैलती चली जा रही है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और जब गरीबी फैलेगी तो हमें तो पता है कि बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, प्रोटीन के शिकार होंगे, तो इस तरह की बीमारियां जो होगी हमारे देश में फैलता ही चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कोरोना वायरस ही हमारे देश में आएगा या पूरा विश्व में कोरोना वायरस ही परेशान करेगा? आने वाला समय देखिए, न जाने कितने बीमारी से आपको जो है दो चार हाथ करना पड़ेगा। कारण क्या है? हम लोग की जो ह्यूमन सिस्टम है बिल्कुल वीक होती जा रही है, क्योंकि हम हर तरह के पर्याप्त भोजन नहीं खा पा रहे हैं। और कारण क्या बनता है? महंगाई। सरकार तो महंगाई कर दिया है। सरकार को ये लगता है कि सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो सरकारी नौकरी पे हैं उनको तो आए दिन पे की जो है उनका बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो एक दिहाड़ीदार व्यक्ति है, जो दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पैसे नहीं होते हैं पर्याप्त। वो तो कमाते हैं, वो भी जो है ठेकेदार नहीं देता है। ठीक है, तो वो अपनी बच्चों का कहाँ से पालन पोषण करेंगे और इनके बच्चे कहाँ से जो होंगे स्वस्थ होंगे? तो ये सब बातें गंभीर है, और गंभीर समस्या की वजह से हमारे देश में कुपोषण का जो है शिकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप नेट पे कुपोषण के शिकार जो है जनसंख्या तुलना कीजिएगा तो आपको हर एक 5वां व्यक्ति जो होगा कुपोषण के शिकार ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि हम किस बात के गौरव कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, जब हमारे बच्चे ही कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों इसमें गंभीरता से सोचने की विचार है। सरकार तो मैं कह रहा हूँ ना बदलती रहती है, नीतियाँ भी चेंज होती रहती है। वो सरकार जाती है, उस सरकार पे पूरा जो है जिम्मा मर्ज देती है कि भाई उन्होंने सारा कर्ज ले रखा है, हमें तो कर्ज सधाने में ही लग रहा है, इसीलिए हम आपके टैक्स बढ़ा रहे हैं, आपसे पैसे वसूलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर ये बात थी और हमारे देश के भविष्य के ऊपर बात थी, इसलिए मैंने आपको समक्ष ये अपनी विचारधारा को रखा, क्योंकि हम अपने देश के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के बच्चे ही हमारे भविष्य बनेंगे। तो कहते हैं प्रोटीन की ऊर्जा की कमी के कारण आसपास में क्या संबंध है? वास्तव में ऊर्जा की कमी प्रोटीन की कमी के कारण ही होती है। आइए देखिए ऐसे कैसे होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट आहार में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न हो तो शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है, तब यह प्रोटीन की ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है और इस कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। तो ये बात तो है, देखिए शरीर हमारा है, शरीर जो है अगर आपके बॉडी में कोई तरह की कमी होने लग जाता है तो शरीर तो प्रोटीन का इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। आपको थोड़ी शरीर जो है आपसे कहेंगे बेवफा करेगा कि आपको प्रोटीन ही नहीं देगा, ऐसा हमारा शरीर नहीं करता है, क्योंकि नेचर ने जो चीज़ बनाया है सब सिस्टम रूल रेगुलेशन से ही चलता है। रूल रेगुलेशन रहेगा तो वो जीवित रहेंगे, रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो वो समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका कारण यही बनता है कम ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा वाला आहार। परिणाम का क्या होता है? ऊर्जा में जो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसका कारण क्या बनता है? शरीर प्रोटीन की ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है, तो परिणाम इसका यही निकलता है शरीर में प्रोटीन की कमी। और आजकल प्रोटीन की कमी से कई भी तरह की बीमारियां होने की आशंकाएं बढ़ती चली जा रही है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, मरमस और क्विसियोकोर। कहते हैं वृद्धि के रुकावट और मांसपेशियों में कमी होने से दोनों से लक्षण है।
आप बता सकते हैं कि क्या हाँ ये सही है, बच्चे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ऊर्जा की कमी होती है एवं प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग भी होती है। ये दो तरह की बीमारियां जो होती है आजकल आम बच्चों में पाई जाती है। अब दोनों बीमारी क्योंकि आम पाई जाती है तो इसका अंतर भी आपको जानना जरूरी है। तो मरमस और क्यूबिक स्कोर में क्या अंतर, देखिए मरमस जो होती है ये कारण प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से होती है, लेकिन क्यूबिक जो होती है वो केवल प्रोटीन की कमी से होती है। ये आयु समूह जो होता है 12 वर्ष की अवस्था से पूर्व रहती है और ये छोटे बच्चे 1 से 3 साल तक की आयु के बच्चों को होती है। संकेत एवं लक्षण ढीले एवं जुड़ेदार त्वचा के जो है निचल त्वचा के नीचे कम होने के कारण होती है। इसमें जो होता है सूजन जल से उपस्थित संचलन के कारण विशेष जो है चेहरे, बाजू एवं पैरों में जो है तोंद निकलना, भूख मर जाती है, त्वचा जो है खुरदरी या प्रबंधदार हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही बनता है। ऐसे बच्चों को आप देख सकते हो कि झुर्रीदार त्वचा होती है इनके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको दिखाया गया है, संकुचित उदार है, भूखी लगती है, अतिसार या पतले दस्त हमेशा बना रहता है। त्वचा जो होती है खुरदुरी एवं पपड़ीदार हो जाती है और बाल भूरे हो जाते हैं और झड़ते हैं, युक्ति बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप चित्र को देख रहे होगे तो क्या आप ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हो जहां पर बच्चे इस प्रकार से हों? तो मैं क्यों न सरकार को कोसूं, क्यों न उनकी नीतियों को गलत ठहराऊं? क्योंकि जब आप महंगाई बढ़ाओगे तो इस तरह के बच्चे जो हैं ये हमारे भविष्य बनेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे दूसरा देश हम पे फिर से राज नहीं कर पाएगा जब ऐसे बच्चे हमारे भविष्य होंगे? दोस्तों ये बात मैंने कहा ना, हर एक 5वां व्यक्ति जो है, हर एक 5वां बच्चा जो है इसी तरह की बीमारी के शिकार होते हैं। आप सोचते होगे कि शहर में सब लोग ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों आप कभी गांव में और कभी झुग्गी झोपड़ी में जाके नहीं देखे हो। वहाँ पर जाके देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसी तरह के कुपोषण के शिकार हैं। अब तो दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कारण क्या है? जिससे हमें प्रोटीन मिलता है उन वस्तुओं का कीमत जो है दुगनी से 4 गुनी होती चली जा रही है, जो गरीबों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। चलिए अमीर लोग तो चलो उसको परहेज कर ही भी लेंगे, उसको प्राप्त कर भी लेंगे या लाभ ही ले भी सकते हैं, बट गरीबों के लिए संभव हो ही नहीं सकता। उनका पेट भरना संभव नहीं होता तो प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करना उनके लिए शायद जीवन के लिए एक अधूरा सपना ही बना के सरकार ने रख दिया है। वो सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि उन्होंने अच्छे दिन लोगों से छीन लिया है और उनको कुपोषण के बीच में धकेल दिया है, जहाँ पर कह रहे हैं जाओ तुम कुपोषण के शिकार हो जाओ और देश के भविष्य को बनाओ और दूसरे देश को जो है भारत में निमंत्रण करो और आसानी से वो जीत जाए। कहते हैं कुपोषण व्यक्तियों से कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा? तो ये कुपोषण जो है हमारे देश के भविष्य कैसे बनेंगे, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। सरकार हर तरह के रूल रेगुलेशन अपनाती है, तरह तरह के अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन कहते ना कि अगर दाम घटा देगी, कम कर देगी ना तो देश की भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा और देश में अच्छे दिन ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन इस बात पे सरकार कभी सोची तक भी नहीं है। कहते हैं कि पीएम के चरम रूप है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है बच्चों की। अगर बच्चे इसी प्रकार से पीएम यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के शिकार हुए तो बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। पीईएम का हल्का रूप ज़्यादा देखा जाता है तथा सामान्य संक्रमण अन्य पोषण अल्पता से संबंधित भी है। उसके पश्चात है विटामिन ए का अभाव। देखिए आहार में विटामिन ए की कमी होने से विटामिन ए अल्पता से हो जाती है। इसका चिन्ह एवं लक्षण क्या होता है? आँखों में परिवर्तन नतोधिया से शुरू होती है, यानी आँखों से कम दिखना होता है। यह अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होती चली जाती है। यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से अंधा कर देती है। आँखों का सफ़ेद भाग जो है सुखले लगता है। जो है संक्रमण का बढ़ना विशेष जो है आश्वासन में संक्रमण कर देता है। रक्त अल्पता भी बढ़ जाती है। अल्पता का अर्थ है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और एवं ऑक्सीजन के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में सहायक भी होता है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है जब आहार में लोह की मात्रा कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में लोह तत्व के अभाव के कारण रक्त प्राप्त होती है। जब फॉसिक अम्ल एवं विटामिन B12 की आहार में कमी होती है तब रक्तप्लता हो जाती है। इसका चिन्ह और लक्षण क्या दिखते हैं? सामान्य शरीर कमजोर हो जाती है। व्यक्ति जो है थकावट एवं सांस फूलने की शिकायत करने लग जाता है। भूख मर जाती है। जीवा, आंखों का सफ़ेद भाग एवं नाखून में पीलापन दिखने को दिख जाता है। हाथ एवं पैरों की उंगलियों में
जो सुई चुभने का एहसास होता है यानी कांटे सा आपको प्रतीत होता है तो समझ जाइए कि आपको जो है विटामिन ए की कमी हो रखी है। ठीक है। फटे हुए एवं चम्मच के आकार के नाखून हो जाते हैं, काम करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लग जाती है और आप बीमार पड़ जाते हो। उसके पश्चात है आयोडीन का अभाव। देखिए आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और माना गया है यह हार्मोन शरीर की अधिकतम उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। आयोडीन का अभाव जो गलगंड को रूप में वयस्कों में होती है एवं बच्चों में बौनापन हो जाता है। आयोडीन का अभाव जो है गर्भावस्था में माँ तथा शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। यद्यपि आप यह अवश्य याद रखें कि केवल यही आयोडीन अभाव की समस्या नहीं है, इसका चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। वयस्कों में जो होती है यानी जो अडल्ट होते हैं उनमें जो होते हैं गले में सूजन आ जाती है, यह ग्रगण यानी थायराइडोर कहलाता है। मोटापा हो सकता है, थकान होती है एवं कार्य में भली बातें करने की असमर्थता होती है, त्वचा परिवर्तन भी हो जाती है। अब बच्चों में क्या लक्षण दिखता है, बुद्धि दर जो है कम हो जाती है, बच्चे जो होता है मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है यानी मंदबुद्धि हो जाता है, बोलने या सुनने में उनको दोष हो जाती है, मांसपेशी एवं तंत्रिकाओं में विकार के कारण अंगों पर नियंत्रण में कठिनाई हो जाती है। तो इस तरह की बीमारी जो होती है, देखिए आप बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए कितना कुछ खिलाते हो, लेकिन वही अगर गर्भावस्था के दौरान आयोडीन एक नमक खा लेते तो आपके बच्चे को अभी इतने इंपॉर्टेंट महंगे चीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ता। आप गर्भ अवस्था के दौरान ही बच्चे को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाने की क्षमता विकसित कर देती, लेकिन आयोडीन युक्त भोजन भी आज मिलना संभव नहीं दिख रहा। उसके पश्चात है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। मैंने कहा ना सरकार की तरफ से बहुत से पोषण के जो है कार्यक्रम बनाया गया है, लेकिन सारे की बातें जो है किताबी बातें हैं, वास्तविक जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम क्या बनाई गई है। कहते हैं पोषण तत्व की कमी से होने वाले रोग हमारे देश में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। आप जानते हैं कि रोगों का स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है एवं व्यक्ति के जीवन के लिए भी घातक सिद्ध होता है। साथ ही आपका यह जानना अति आवश्यक है कि जरा सा ध्यान देने पर इन बीमारियों का बचा जा सकता है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न पोषण कार्यक्रम का देश भर में संचालन किया गया है। ये कार्यक्रम अति संवेदनशील समूह में पोषण लाभ प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि समूहों में पोषण लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन पोषण तब प्राप्त होगी ना जब महंगाई घटेगी। क्या आप जानते हैं कि ये अति संवेदनशील समूह कौन है? हाँ, छोटे बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं एवं दुबला पकड़ने वाली माताएं। देखिए छोटे छोटे बच्चों पर ही इसका प्रभाव जो है बहुत ही बुरा पड़ता है। आइए अब कुछ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के विषय में पढ़े। इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर स्वयं को साथ साथ दूसरे को भी लाभान्वित करें। देखिए इसमें सबसे पहला तो यही बनाई गई है सरकार की तरफ से समृद्ध बाल विकास सेवाएं। देखिए बाल विकास का मतलब होता है बच्चों के विकास के लिए उन्होंने सेवाएं बनाई हुई है। दूसरा है दोपहर का भोजन कार्यक्रम। आपको पता है कि भोजन कार्यक्रम में खिचड़ी मिलती है और एक दलिया मिलती है, यही भोजन का इनका सबसे अच्छा तरीका होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले पोषण अंधता से बचाव के लिए राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम भी बनाई गई है। उसके पश्चात राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। देखिए खून की कमी हो, अनीमिया, इसके लिए भी सरकार ने एक अच्छा खासा रूल जो है विकसित कर रखी है। राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया है। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम। देखिए सरकार ने आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए भी एक कार्यक्रम बनाई हुई है। अब खाने के लिए आपने कार्यक्रम तो बना दिया है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आज नमक जो है जिसमें आयोडीन पाई जाती है वो 50 रुपये या 100 रुपये से कम नहीं मिलती है। तो दोस्तों आम गरीब कहाँ से खा लेंगे आयोडीन युक्त नमक? आपका कार्यक्रम आपके लिए ही सुव्यवस्थित है। तो इसके बारे में जो है विस्तार के स्वरूप यहाँ पर आगे दिया हुआ है। सम्मिलित बाल विकास सेवाएं का क्या कार्य है तो नहीं देखते हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। देखिए आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। भविष्य कैसे बनेंगे? मरमस और किशोर बीमारी जैसे बच्चे बनेंगे कल के भविष्य। यदि हम उनका समुचित ध्यान रखें तभी वह स्वास्थ्य व्यवस्था में विकसित होंगे। देखिए स्वास्थ्य व्यस्त के रूप में विकसित होंगे महंगाई के साथ। यदि बच्चे पर्याप्त भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो वे स्वस्थ नहीं होंगे। एक अस्वस्थ बच्चा पढ़ाई में रुचि भी नहीं दिखाएगा, तभी तो दुनिया बढ़ेगा। अनपढ़ रहेंगे तभी तो सरकार को वोट बिना सोचे समझे हम देंगे। तो सरकार की तो यही नीति हमेशा रहती है। इसी प्रकार यदि एक बच्चा अतिसार से पीड़ित है तो उसे पूरक आहार लाभ नहीं प्रदान करेगा एवं ये बच्चों के पोषण स्तर को नहीं सुधारेंगे। अंततः यह आवश्यक है कि उसे पोषण स्तर
स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा का संपूर्ण लाभ एवं साथ दिए जाए। इसलिए ICS कार्यक्रम हमारे देश में चलाया जा रहा है। यह जो है सफल इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चों के जो भी विकास में वृद्धि के लिए आवश्यक कारक हैं इनमें निहित किया गया है। कहते हैं इसकी व्यवस्था किया गया है स्वास्थ्य के रूप में, टीकाकरण के रूप में, स्वास्थ्य की नियमित जांच के रूप में, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफर करना, साधारण बीमारियों का इलाज में। तो ये सारी सुविधाएं जो है बिल्कुल सरकार की तरफ से दी जाती है, ठीक है। और कोरोना वायरस के समय जो होता है उनके अस्पताल बंद कर दी जाती है। पोषण के रूप में उन्होंने दिया है पूरक आहार, वृद्धि निरीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाएं। आरंभिक बालावस्था में देख रहे हैं कि जब स्कूल शिक्षा दी गई है 3 से 6 वर्ग के बच्चों के समूह के लिए ये तैयार किया गया है। उसके बाद अभिसरण देखिए, अन्य सहायक सेवाओं का अभिसरण होता है जैसे स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा में व्यक्ति साक्षरता। IRDS के अंतर्गत आने वाले ये सभी सेवाएं केंद्र में प्रदान की जाती है जिन्हें आंगनवाड़ी कहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बाल स्वास्थ्य केंद्र से प्रदान की जाती है। क्या आप कभी जो CH केंद्र पर इन्हें पहले प्राथमिक उपचार केंद्र या PSC कहते हैं गए हैं? यदि हाँ, आपने इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण, लघु विकार के टीकाकरण उपचार प्रदान करते साथ कहीं और इलाज के लिए रेफर करते हुए भी जरूर देखा होगा। दोस्तों, यह बात जो हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिस्पेंसरी के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा आपको हर तरह के जो है सुविधाएं दी जाती है, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी और गलत भावनाएं हैं। आम गरीब बच्चे, अगर गर्भवती महिलाएं भी होगी ना, तो आप सिर्फ जाके देख लेना किसी डिस्पेंसरी में, और आपका आधार कार्ड सिर्फ किसी और एरिया का होगा, तो पता वो लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे एरिया में नहीं आता, आप उस डिस्पेंसरी में जाओ। जब वहाँ पर जाओगे तो वो कहेंगे ये हमारे एरिया में नहीं आता, आप उस डिस्पेंसरी में जाओ। कहते हैं ये समस्या कोई गलत नहीं है, ये हमारे समक्ष देखा गया है और हम लोगों की परेशानी सुने हैं, ठीक है। तो ये बातें सरकार को कौन समझाए, ये बात मुझे समझ आज तक नहीं आया कि आपने रूल रेगुलेशन तो बना दिया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधाएं दिया जाएगा, हर तरह के रूल, तो फिर आप एरिया में क्यों बांट देती हो? कहते हैं गर्भ जब आती है, जब बच्चे जन्म लेने का समय आता है, तो क्या औरत अपने एरिया में जाके बैठेगी? क्या अपने एरिया में जाके वो अपना जीवन यापन करेगी? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो सरकार ऐसा रूल रेगुलेशन क्यों बनाई है? मैं जानता हूं दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है, और अगर आपको ये गलत लग रहा हो ना, तो आप 100% किसी डिस्पेंसरी में कुछ गलत एरिया में चले जाइएगा। आप बीमार पड़ते हो तो उसी एरिया में दिखाओगे ना जहाँ पर आप बीमार पड़ गए हो। तो सरकार ये कहेगी, वहाँ के डिस्पेंसरी के लोग ये कहेंगे आप दूसरे एरिया में जाओ। तो ये किस चीज़ की नीति है? सरकार को डिस्पेंसरी वालों को समझाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति बीमार आता है, पहले आप बीमारी को देखिए, फिर एरिया बाद में डिस्कस कीजिए। नहीं तो कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जो है औरतें, बच्चे जो होते हैं बाहर ही जन्म दे देते हैं। तो ऐसी हालत क्यों पैदा होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इतने कार्यक्रम उन्होंने बनाया, इतने अच्छे से कार्यक्रम दिए गए हैं, लेकिन सरकार इस पर जो है गंभीरता से नहीं लेती है। सिर्फ ये जो है ख्वाबी पुलाव पकाती है, अच्छे दिन सिर्फ दिखाती है, अच्छे दिन लाने की कोशिश नहीं करती है। चाहे कोई भी सरकार हो, ये सरकार ने टैग दे दिया अच्छे दिन आएंगे, क्या दूसरे सरकार ने नहीं दिखाया? सभी सरकार ने ऐसे ही दिखाया। लेकिन सरकार तो बदलती रहती है और हम लोग जो है चुपचाप देखते रहते हैं, कुछ होता ही नहीं हमसे। वोट देने भी जाते हैं तो जिन्होंने लालच का जो है फ्री आपके साथ डोज दिया हुआ है, उसी के जाके वोट दे देते हैं। इसमें आगे है रेफर करने वाली सेवाओं का अर्थ, यदि कोई व्यक्ति गंभीर अवस्था समस्या से पीड़ित है तो उसे किसी बड़े अस्पताल में उपचार के लिए भेजना पड़ता है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई गई है। उसके बाद लाभार्थी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलता है, 11 से 16 वर्ष के बीच के किशोरियों को मिलता है, गर्भवती महिला एवं धूमपान कराने वाले माताओं को मिलता है, 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को ये सारी सुविधाएँ मिलती है, जो इनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाती है। उसके पश्चात दोपहर का भोजन कार्यक्रम भी बनाई गई है, जो 6 से लेकर 11 वर्ष के जो है उम्र के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को संपूर्ण आहार प्रदान MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका फ़ायदा यह है कि ये बच्चे की जो है विद्यालय में उपस्थित को सुनिश्चित करता है कि इससे क्या हो, बच्चे आएँ और भोजन ग्रहण करें। राष्ट्रीय जो है प्रोलिफिलेक्सिस कार्यक्रम, ये इसका जो है लक्ष्य विटामिन A की कमी से होने वाले अंधेपन को रोकना, जो आम बच्चों में पाई जाती है।
इसके अंतर्गत जो योजनाएं पाई जाती है वो है विटामिन ए से प्रचुर मात्रा आहार की खपत को प्रोत्साहित देना, यानी सरकार की तरफ से जो है प्रोटीन यानी विटामिन ए के जितने भी स्रोत हैं वो सरकार की तरफ से दी जाती है। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को मौखिक रूप में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा देना पड़ता है। लाभांतरित कौन होते हैं? जो 6 माह से 5 साल तक के बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं, धूम्रपान कराने वाले माताएं हों, 15 से 45 वर्ष के सभी महिलाएं हों, सभी के सभी को जो है ये पर्याप्त मात्रा में विटामिन दी जाती है और वो जो होते हैं हमेशा स्वस्थ रहते हैं और बच्चे कुपोषण के शिकार भी कभी नहीं होते हैं और भारत का देश की जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। उसके पश्चात राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम यानी खून बढ़ाने वाला जो है कार्यक्रम बनाया गया है। छोटे बच्चे महिलाओं के रक्त अल्पता को रोकने इस कार्यक्रम का पूरा लक्ष्य होता है। इस योजना के अंतर्गत निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लोह तत्व से प्रचुर आहार की खपत को प्रोत्साहित करना होता है, यानी सरकार की तरफ से लोहयुक्त भोजन दी जाती है। लोह तत्व एवं फॉलिक अम्ल संपूरक प्रदान की जाती है जो डिस्पेंसरी में आपको उपलब्ध हो जाएगी। गंभीर अल्पता से रोगियों को उपचार कराना सरकार का दायित्व बन जाता है। उसके पश्चात आता है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमारे देश में आयोडीन कमी से होने वाले रोगों से बचाव, साधारण नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाना होता है। ठीक है, इस कार्यक्रम प्रदान करने का जो है जाने वाली सेवाएं होती है। समस्या गंभीरता का आकलन करना होता है। आयोडीन युक्त नमक उत्पादन विपणन के लिए व्यवस्था करना होता है। उत्तम कोटि के आयोडीन युक्त नमक उपभोक्ता को प्राप्त हो इसके लिए योग्य मात्राओं का निर्धारण भी सरकार की तरफ से की जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो भी नमक का उत्पादन हमारे देश में किया गया है उपभोक्ता के पास जाने से पूर्व वह निपुणता आयोडीन युक्त हो। लोगों को आयोडीन युक्त आहार के विषय में जागरूक करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर सच्ची रूप में देखोगे, अगर बाज़ार से नमक लाओगे, आप हर टाइप के नमक लेके आओ जिस बाज़ार में बिकती है और उसकी आयोडीन युक्त होने की गुणवत्ता की जांच कीजिए। आपको जो होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन बहुत अच्छी बनाती है लेकिन उस पर अमल नहीं की जाती है क्योंकि ये सारे जो होते हैं कागज़ों में ही सिमट जाती है और रूल रेगुलेशन में ही रह जाती है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं की जाती है। ये कार्यक्रम सिर्फ सरकार को फ़ायदा पहुंचाती है और बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं ये सब बातें आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो NIOS बोर्ड में आम गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं और वो गरीब बच्चे आगे के भविष्य हैं और ऐसे नीतियों सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सदैव रहेंगे आगे और देश के भविष्य बनाने में सक्षम रहेंगे। देखिए दोस्तों, देश हमारा है, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा देश जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा आपने सुनते ही होंगे, आपके दादा परदादा भी होंगे, वही एक बात कहते होंगे कि हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन न जाने ये विकसित कब होगी। शायद कहते हैं ना वो दिन भी आएगा, लेकिन वो दिन कभी आने वाला है नहीं क्योंकि जब तक यहाँ पर जो है डॉटी पॉलिटिक्स होती रहेगी तब तक कभी भी जो है देश प्रगतिशील नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ना कोई कार्यक्रम सुचारू रूप से चलती है, ना अच्छे कार्यक्रम बनती है और कार्यक्रम बनाया भी जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बातें बहुत गंभीर सोचने युक्त है और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।